देखो, अभी एफसीआरए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में 1-2 महीने हो गए, क्योंकि कई सारे ऐसे जो एनजीओज़ हैं जो कि चैरिटी वगैरह का काम करते हैं, उनका जो रिन्यूअल है उसका प्रोसेस स्टॉप कर दिया गया था। मतलब उनको रिन्यू करवाने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है? कुछ ऐसे उनके अकाउंट्स में गड़बड़ी पाई गई थी, ऐसा कहा जा रहा था। इसीलिए उनका जो रिन्यूअल है वो नहीं हो पा रहा था। इसीलिए बहुत सारे जो ऐसे एनजीओज़ हैं, जैसे मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी, जिसमें मदर टेरेसा भी थी, ठीक है? उसका भी रिन्यूअल रोक दिया गया था। ऐसा बोला गया था कि उसमें भी अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम पाया गया है, तो इसीलिए रिन्यू नहीं किया जा रहा था। अब रिन्यू नहीं होता है अगर, तो क्या होता है कि अगर मान लो एफसीआरए के तहत आपका जो एनजीओ है, उसका जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं हो रहा है, तो इससे ये होता है कि आपके जो फॉरेन फंड्स आ रहे हैं, इसका फुल फॉर्म ही यही है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो अगर रिन्यू नहीं होगा तो आपको फॉरेन फंड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको विदेश से फंडिंग हो रही है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक आपका रिन्यू नहीं हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी-अभी ये बोला है, जो जो 6000 ऑड एनजीओज़ हैं, उनको बोला है कि गवर्नमेंट के पास आप जाइए, आपकी जो भी दिक्कत है आप उसको वहीं पर रिड्रेस कीजिए। जो आपका जो रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, ठीक है? एफसीआरए के तहत हर एक एनजीओ को रजिस्टर करवाना पड़ता है अगर उसको फॉरेन फंडिंग चाहिए। जो भी चैरिटी का काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको करना है तो आपको अपने एनजीओ को एफसीआरए के तहत रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ये इनैक्ट किया गया था, मतलब आया था 1976 में। क्यों? क्योंकि देखो 1976 का जो टाइम था वो एकदम इमरजेंसी का टाइम था, ठीक है? जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे ऐसा माहौल बन गया था पूरे इंडिया में कि जो फॉरेन पावर्स थी, फॉरेन की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, वो इंडिया में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे बाय पंपिंग इन फंड्स, मतलब पैसे देकर, ठीक है? इंडिया में गलत तरीके से पैसे पहुंचाकर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे भी हुआ करते थे, जैसे अभी एनजीओस है वैसे उस टाइम पे भी हुआ करते थे। तो उनको वो इंडिविजुअली पैसे भेजकर, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे भेजकर उनकी पंपिंग कर रहे थे इंडिया में पैसों की, जिससे गलत काम भी किए जा रहे थे। तो ये जो कंसर्न्स है कि फॉरेन से इस तरीके से पैसे आ रहे हैं, हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे, ये सरकार का कंसर्न 1969 से पहले से ही था, ठीक है? लेकिन इसको इनैक्ट किया गया 1976 के टाइम पर। देखो ये जो लॉ है, इसमें, इस एक्ट में जो भी कानून है उसमें ये है कि फॉरेन से जो डोनेशन आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया में किसी इंसान के पास आ रहे हो या किसी एसोसिएशन के पास आ रहे हो, उनके काम के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसको हम रेगुलेट करेंगे। हमारी जो सरकार है वो रेगुलेट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो फॉरेन से फंड आते थे, जो लोगों के पास आए, चाहे एसोसिएशंस के पास आए, तो वो गलत कामों में भी यूज़ हो रहे थे, ठीक है? किसी भी एक्टिविटी में जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, जैसे कि टेररिस्ट फंडिंग वगैरह, गलत तरीके के लोगों को पैसे भेजना फॉरेन से ताकि वो इंडिया में गलत काम को बढ़ावा दे सके। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने ये जो एक्ट है इसको पास किया, ठीक है? इसको अमेंड भी किया गया यूपीए गवर्नमेंट के अंडर 2010 में, ताकि इस लॉ को और ज़्यादा कंसोलिडेट किया जा सके। इसके बाद 2020 में इसको और थोड़ा सा अमेंड करके रेगुलेट किया गया, ताकि सरकार जो है और टाइटर कंट्रोल रख सके, ताकि स्क्रूटिनी की जा सके, जांच करी जा सके जो रिसिप्ट हो रहे हैं फॉरेन फंड्स एनजीओस के द्वारा, ठीक है? एनजीओस को जो भी फॉरेन से फंड्स आ रहे हैं, आपको पता है इंडिया में बहुत सारे एनजीओस हैं, हज़ारों एनजीओस हैं जो कि लोगों के लिए काम करते हैं, जानवरों के लिए काम करते हैं। उनके पास फॉरेन से डोनेशन आता है, पैसा आता है, लेकिन इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि एनजीओ के नाम पे कुछ लोग, गलत लोग, मान लो अगर कोई ग्रुप बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं और फॉरेन से गलत तरीके से फंड ला करके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको रेगुलेट अगर नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो सही काम में लग रहा है या गलत काम में? एनजीओ का सहारा लेके कई लोग गलत काम भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब बोल दिया कि हाँ एनजीओ है ये, लेकिन वो एनजीओ मान लो है नहीं, ठीक है? और कोई कानून भी नहीं है, तो फिर पता ही नहीं चलेगा ना कि वो जो पैसा है वो कहाँ पे जा रहा है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन पे टाइटर कंट्रोल रखा जाता है। देखो एफसीआरए में ऐसा है कि अगर कोई भी इंसान है या एनजीओ है जिसको फॉरेन से डोनेशन चाहिए अच्छे काम करने के लिए, उसको इस एक्ट के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा, एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, ताकि वो जो फॉरेन फंड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये बैंक अकाउंट होना चाहिए दिल्ली में, ठीक है? ताकि जो फॉरेन फंड आ रहे हैं वो सीधे बैंक अकाउंट में आए और बैंक अकाउंट से पूरी तरीके से सही यूज़ हो उस पैसे का, ये गवर्नमेंट देख सके, ठीक है? अगर बैंक अकाउंट है किसी एनजीओ का या इंडिविजुअल का जिसको डोनेशन मिल रहा है, तो रिकॉर्ड तो रहेगा ही, ठीक है? और जो फंड आ रहे हैं वो सही काम के लिए यूज़ हो, ठीक है? उसके बाद किसी इंसान को या एनजीओ को अगर
डोनेशन आ रहे हैं तो उसको हर साल एनुअली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और फंड को किसी और एनजीओ को वो नहीं दे सकते। मान लो मैंने एक एनजीओ बनाया है और मेरा जो एनजीओ है वो रजिस्टर्ड है एफसीआरए के एक्ट के तहत और मुझे फॉरेन से फंड आना चालू हो गए, तो मैं अगर गलत काम करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ कि दूसरे एनजीओ को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है उसको वो पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगी और बोलूँगी तुम करो ये गलत काम। तो ये अलाउड नहीं है। अगर आपके एनजीओ के पास पैसा आ रहा है तो आपको ही यूज़ करना पड़ेगा। इस एक्ट में ये पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है कि आप फॉरेन फंड्स को इलेक्शन कैंडिडेट्स के लिए यूज़ करो। ठीक है, मतलब फॉरेन से जो फंड आ रहा है वो अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है इलेक्शन में वो यूज़ नहीं कर सकता, जर्नलिस्ट यूज़ नहीं कर सकते, मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज़ यूज़ नहीं कर सकती, न्यूज़पेपर कंपनीज़ यूज़ नहीं कर सकती, जजेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स यानी एमएलए वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ नहीं कर सकती, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉलिटिकल नेचर का हो वो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एनजीओज़ के पास जो डोनेशन आ रहा है उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो एफसीआरए के लिए अगर अप्रूवल लेना है तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 5 साल तक वैलिडिटी उसकी होती है। एनजीओज़ को रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा हर 6 महीने में जब रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी हो जाएगी। मतलब 5 साल में रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी होगी, 5 साल की वैलिडिटी है, उसके बाद हर 6 महीने में एक एनजीओ को जो है रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने में फ़ेल हो गए, नहीं कर पाए, तो वो जो रजिस्ट्रेशन है आपका वो एक्सपायर्ड माना जाएगा और जो एनजीओ है वो फॉरेन फंड्स लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगा। मतलब अब वो फॉरेन फंड नहीं ले सकता, ना ही उसको यूज़ कर सकता है जो फंड बचा हुआ है, जब तक कि मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं मिलेगा। मतलब आप 5 साल के लिए रजिस्टर्ड हो गए, 5 साल के तुरंत बाद आपको रिन्यूअल के लिए फॉर्म डाल देना पड़ेगा। अगर नहीं डाला तो फिर आपका जो फंड है वो फ्रीज़ हो जाएगा। अगर फंड बचा भी है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जब रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एसोसिएशन मतलब एनजीओ या कोई इंडिविजुअल जब फॉर्म डालता है तो बहुत लंबी इंक्वायरी होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंक्वायरी कराती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह के ऑफिसर्स भी इंक्वायरी के लिए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत लंबा चौड़ा इंक्वायरी होता है क्योंकि फ़ॉरेन से डोनेशन चाहिए आपको। इंडिया में फ़ॉरेन से पैसा आएगा, वो कहाँ यूज़ होगा, किस तरीके से यूज़ होगा, ये सारी चीज़ों को स्क्रूटिनाइज़ किया जाता है। तो अभी कई सारे एनजीओज़ ने जब फॉर्म भरा था रिन्यूअल के लिए तो कई सारे एनजीओज़ का जो रिन्यूअल है उसको रोक दिया गया था। उसमें से एक बहुत ही मेन एनजीओ है जो जिसका मैंने आपको पहले बताया, मिशनरी ऑफ चैरिटीज़। ठीक है ना, जो कि मदर टेरेसा जी का एनजीओ है। ठीक है, तो उसका भी रिन्यूअल रोक दिया गया था। तो क्योंकि उसमें जांच चल रही थी, मतलब हर एक एनजीओ का हर तरीके से जांच किया जाता है, स्क्रूटिनाइज़ किया जाता है रिन्यूअल के लिए जब जाता है। तो भले ही आपकी 5 साल की वैलिडिटी आपको मिल गई थी, रजिस्ट्रेशन आपका पहले हो गया था, लेकिन जब आप रिन्यूअल के लिए फिर से डालोगे वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद, तभी भी जाँच होगी। अगर आपके अकाउंट में किसी तरीके का मिस्टेक या गड़बड़ घोटाला पाया गया तो आपका जो रिन्यूअल है उसको रोका जाएगा और फिर से चेक किया जाएगा, और अगर सब सही रहा तो आपको आपका जो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू फिर से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।